डॉक्टर बहू। कहना अच्छा लगता है कि मेरी बहू डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर का काम वक्त नहीं देखता। यही हाल नीलम की बहू राधिका का भी था। माँ, मैं जरा अस्पताल जा रही हूँ, वहाँ से कॉल आई है, किसी मरीज को मेरी जरूरत है। अरे अरे, लेकिन अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया। हाँ तो कमला है ना, वो सबको खाना खिला देगी। वो तो खिला ही देगी, लेकिन तू बहू है, तेरा भी तो फर्ज है कोई। फर्ज के लिए ही जा रही हूँ ना माँ जी। किसी की जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई मेरा इंतजार कर रही है और मुझे उसे बचाना है। ये बोलकर राधिका चली तो जाती है, लेकिन सास के कड़वे बोल और उनकी उम्मीदें उसे याद आती रहती है। देर रात राधिका घर आती है तो सास उसे देखकर कहती है, मजे तो तेरे हैं, घर पर टिकना है नहीं, बस सारा दिन मरीज और अस्पताल के नाम पर हवा हवाई रहती है। माँ जी, घर पर रहना किसे अच्छा नहीं लगता, या कौन नहीं चाहता कि सारा दिन हाथ में खाने का सामान लेकर टीवी के सामने बैठे रहो, लेकिन लाइफ सबकी एक जैसी नहीं होती ना। खैर, राधिका को भूख लगी होती है, लेकिन सास के तीखे बोल से उसका मन उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आज तो आप कमरे में बड़ी जल्दी आ गई। खाना खाया कि नहीं? खाया तो है, लेकिन खाना नहीं। तुम्हारी माँ के ताने और बोलियां समझ नहीं आता। उन्हें घर पर ही बैठने वाली बहू चाहिए थी, तो प्रोफेशनल लड़के से शादी क्यों करवा दी तुम्हारी? ओफो, तुमने तो कुछ भी खाया नहीं। रुको, तुम चेंज करो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। कहीं तुम्हें मेरी खिदमत करते देखे तो तुम्हें भी ना सुना दे दो चार। खैर, दिन आते जाते रहते हैं। सास को राधिका बुरी और बुरी लगती चली जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब देश में लॉकडाउन लग जाता है और राधिका की ड्यूटी कोरोना पेशेंट के लिए लगती है। राधिका पीपीई किट पहनकर घर से निकलती है कि सास टोक देती है, देखो राधिका, अभी तक तो तुम्हारा ये फालतू का प्रोफेशनल बनने का नाटक हम लोग झेल लेते थे, लेकिन अब नहीं। अरे तुम्हारी मटर गश्ती के चक्कर में हम लोग जान थोड़ी ना देंगे। क्या बात कर रही है माँ? देखो राधिका, बच्चा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो क्या? साफ साफ कह रही हूँ, जिन मरीजों को देखकर तुम आती हो, कहीं उन लोगों से कोई रोग घर ना ले आओ। अब हम लोग जान तो नहीं देंगे ना। राधिका कुछ नहीं सुनती, वहां से निकल जाती है। राधिका को अब सास की जली कटी सुनने की मानो आदत सी हो जाती है। लेकिन एक रात जब राधिका अस्पताल से घर लौटती है तो वो देखती है कि घर के बाहर ताला लगा होता है। वो समझ नहीं पाती कि लोग कहाँ गए। वो पति को फोन करती है, कहाँ हैं आप लोग? मुझे फोन भी नहीं किया कि घर से कहीं जा रहे हो। कैसी बात कर रही हो राधिका, हम लोग तो घर पर ही हैं, तुम कहाँ हो? अरे घर के बाहर, और बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा है। तभी बालकनी से सास आती है। देखो राधिका, तुम्हें मैं घर में नहीं रख सकती। गैलरी से पीछे वाले कमरे में चली जाओ जब तक ये रोग खत्म नहीं हो जाता। तभी वहां राधिका का पति आ जाता है। वो माँ से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माँ के आगे उसकी भी नहीं चलती। बेचारी राधिका सारा दिन अस्पताल में काम करती और रात में किसी तरह मच्छर वाले कमरे में सो जाती। ठंडा खाना और गर्म पानी, उसे बहुत रोना आता। लेकिन एक दिन अस्पताल में एक औरत उससे कहती है, आपके कारण मेरे पति फिर से लाइफ देख रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? डॉक्टर, आप तो सच में भगवान का रूप है। अरे नहीं नहीं, हम भगवान? ये क्या बात कर रही हैं आप? और क्या, जमीन पर तो भगवान का रूप आप ही लोग हैं ना। राधिका रात में घर आती है, लेकिन आज उसे अंधेरा, गर्मी और खाली मच्छरों से भरा कमरा भी अच्छा लगता है। वो सोचती है कि कुछ दिनों की ही तो बात है, लोगों की जिंदगी बचाकर वो नेक काम कर रही है। राधिका का दिन अब वैसे ही चल रहा था कि अचानक एक दिन आधी रात को कोई उसका दरवाजा जोर जोर से पीटता है। राधिका बेटा, देख तेरे पिताजी को क्या हो गया है, उनकी सांस फूल रही है। हाँ, देखती हूँ माँ। राधिका घर के अंदर जाती है, जहाँ उसके ससुर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ेगा,
आप लोग यहीं रुकिए, अस्पताल जाना सेफ नहीं है, मैं पिताजी को लेकर जा रही हूँ। राधिका तुरंत ससुर को लेकर अस्पताल जाती है और उनका इलाज करती है। रोज रात में जब राधिका घर आती तो सास को ससुर जी का हाल बताती और अस्पताल में उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात भी कराती। बेटा, तुम्हारे पापा ठीक हो रहे हैं। अस्पताल वालों ने तो इन्हें पहले से भी ज्यादा स्वस्थ कर दिया। माँ, आप ये कैसे भूल गई कि राधिका भी पिताजी के साथ दिन रात लगी रही? पापा को लेकर वही तो अस्पताल गई, नहीं तो वहां जाने का रिस्क अगर हम लेते तो इस रोग से शायद हम भी पीड़ित हो जाते। ये तो उसका काम है ना बेटा, वो दूसरों के लिए करती है तो अपने ससुर के लिए नहीं करेगी क्या? फिर पैसा भी तो लग रहा है, कौन सा फ्री में इलाज हो रहा है? माँ, तुम कभी नहीं सुधरोगी। एक रोज राधिका के ससुर घर आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन से राधिका सास ससुर को दिखाई नहीं देती। उसी शाम को राधिका का पति कहता है, माँ, आपने राधिका को देखा क्या? वो कल से दिखाई नहीं दे रही। पड़ी होगी अस्पताल में अपना फर्ज निभाते, मुझे क्या। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें फिर भी लगता है कुछ नहीं पता। राधिका ने मेरा वहां बेटी की तरह ख्याल रखा। जितने दिन में वहां रहा उसने एक पल भी मुझे नहीं छोड़ा। कई बार तो रिस्क लेकर उसने मुझे संभाला। आज मैं जिंदा हूं तो उस बच्ची के कारण। तभी पति के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सभी भागकर उस पीछे के कमरे में जाते हैं जहां राधिका बेसुध सी पड़ी होती है। पति राधिका को अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि राधिका को कोरोना हुआ है। मैं तो राधिका मैम को बोलती थी कि अपने पिताजी से थोड़ा दूर रहे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। अंकल जी को तो होश भी नहीं था। मैम ने हाथ से जो दवा खिलाई है उन्हें, पर अब क्या फायदा, देखो खुद बीमार हो गई। अब कौन रखेगा उनका ख्याल? सास की आंख में आंसू थे। कौन क्या, मैं रखूंगी अपनी बेटी का ख्याल। बताओ कहाँ है मेरी बेटी का कमरा? बस फिर क्या था, जितने दिन राधिका अस्पताल में थी सास उसका पूरा ख्याल रखती है और सास बहू के साथ घर आती है। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पीछे। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, चल घर के अंदर। तेरे साथ तो मैंने जल्लादों वाला काम किया, मुझे माफ कर दे बेटा।